इधर नीलम जी नव्या का साथ पाकर बहुत खुश थी। एक संयुक्त परिवार में रहने के बाद नितांत अकेले दिन काटना उनके लिए सच में मुश्किल काम था। उन दोनों ने साथ में खाना बनाया और बातें करते हुए खाने बैठ गईं। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम जी ने गेट खोला तो नैन तीर की तरह अंदर घुसते हुए बोला, चाची, आज तो आपके हाथ के खाने की खुशबू बाहर पार्किंग तक फैल गई है। आज ये मोटी घर पर है और अकेले ही सारा खाना लूट रही है। नैन ने नव्या को पीछे से देखा तो अनाहिता समझकर उसके सिर पे हल्की सी चपत जमा दी। अरे, जब तक नीलम जी टोकती चपत जम चुकी थी और नव्या नैन की तरफ घूम चुकी थी। और मोटी, मेरा फ़ोन क्यों? नव्या की शक्ल देखते ही नैन झेंप गया। ओह, आई एम सॉरी। आप कौन? मतलब मुझे नहीं पता था चाची, सॉरी। आई मीन सॉरी। आपका नाम? नव्या, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। सॉरी नव्या जी। नैन ने सभ्य पुरुष की तरह माफ़ी मांगी। ये अनाहिता के स्कूल की फ्रेंड है, आजकल यहाँ आई हुई है और फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई है तो हमारे साथ रह रही है। नैन चौंक गया क्योंकि वो और अनाहिता हमेशा साथ पढ़े थे, तो नव्या का स्कूल फ्रेंड होना उसके गले से उतर नहीं रहा था। पर उसने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। चाची के हाथ का खाना खाने वो रोज़ सबसे छुपकर यहाँ आ रहा था और ये बात अनाहिता को भी नहीं पता थी। आज अनाहिता भी समय से घर आ गई और नैन को वहाँ देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नैन? अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या छीनने से? अनाहिता का स्वर कड़वा था। नीलम जी उसे टोकने लगी तो नैन ने रोक दिया। रहने दो चाची, इसे पूरा हक है मुझसे लड़ने का, शिकायतें करने का और चाहे तो पीटने का भी। मुझे खुशी है कि इसने शिकायत की, क्योंकि शिकायतें अपनों से ही की जाती हैं ना। मतलब आज भी तू मुझे अपना मानती है ना? नैन की बात पर अनाहिता ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि नैन पर विश्वास करे या नहीं। वो अपनी उधेड़बुन में थी कि नैन ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। एक बार तो मेरा फ़ोन उठाती। कितना परेशान हूँ मैं तेरे लिए अन्नू। मैं बहुत मजबूर हूँ अन्नू। प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत कर बहन। मैं पहले ही बहुत अकेला हूँ। तू और चाची मुझे अपने से अलग मत करो प्लीज़। 2 मिनट तक वहाँ मौन पसरा रहा। नैन के आंसू अनाहिता का कुर्ता भिगोते रहे और अनाहिता के आंसू नैन की आंसू। अनाहिता को अभी भी नैन पर शक था। उसने नैन से सिर्फ एक मदद मांगी। नहीं, वो मैं खुद देख लूँगी, पर मुझे आज रात बरसाती तक ले चलने का काम तुझे ही करना होगा। तू जान भी मांगेगी ना तो हाजिर है अनु। मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैं चाचा का सगा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं तेरा सगा भाई होता तो तू मुझ पर विश्वास तो करती। नैन ने उसे फ़ोन पर इन्फॉर्म करने का वादा किया और छुपते छुपाते वहाँ से निकल गया। रात को सबके सो जाने के बाद नैन ने अनाहिता को मैसेज किया और दोनों ने मिलकर नंद किशोर जी और नीलम जी का सारा सामान अनाहिता के डुप्लेक्स रूम में शिफ्ट कर दिया। नैन अनाहिता को अपना ध्यान रखने और हमेशा साथ निभाने का वादा करके चला गया। अनाहिता पूरी रात जरूरी फाइलें ढूंढकर सबूत इकट्ठे करने में लगी रही। अगले दिन अनाहिता और परम ने सारे पेपर्स मल्होत्रा जी को सौंप दिए। आर के अंकल भी वहाँ मौजूद थे। उन कागजों में आकाश द्वारा किया जा रहा फ्रॉड, अनाहिता के दादाजी की वसीयत जिसमें नंद किशोर जी और ब्रज किशोर जी को बराबर का हक दिया गया था, और फैक्ट्री में पार्टनरशिप के सभी सबूत मौजूद थे। मल्होत्रा अंकल ने एक बार फिर एनके की कोरोना रिपोर्ट देखी और अपने वकील को फ़ोन लगा दिया। शाम तक केस तैयार था। अनाहिता पुलिस और एडवोकेट के साथ मेहंदी रत्ता हाउस की सीढ़ियों पर खड़ी थी। अपने दादाजी के गुरूर और अपने परिवार की विरासत को देखकर एक पल के लिए उसका कलेजा कांप गया। ये क्या करने जा रही हूँ मैं? पापा और दादाजी कभी नहीं चाहते होंगे कि उनकी दहलीज पर पुलिस चढ़े। क्या मैं आज उनका नाम खराब कर रही हूँ? कहीं पापा की आत्मा दुखी तो नहीं होगी ना? अनाहिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। आज इस परिस्थिति के बनने में आकाश और ब्रज किशोर जी की सैकड़ों गलतियाँ हैं। घर की दहलीज पर पुलिस का आना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर उनके आने का कारण तुम नहीं, वो लोग हैं। इसलिए अफसोस ना करके आगे बढ़ो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम मल्होत्रा जी ने अनाहिता को पीछे से साध लिया। तभी अनाहिता के दूसरे कंधे पर परम ने हाथ रख दिया। मैं नहीं पापा, हम। मिस्टर आकाश मेहंदी रत्ता, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इंस्पेक्टर ने घर में घुसते ही घोषणा कर दी। क्या? पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज किसने कराई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेहंदी रत्ता परिवार की ओर आंख उठाकर देख सके? एक साथ आकाश और ब्रज किशोर जी बोलने लगे। मैंने, अनाहिता ने पीछे से घर में दाखिल होते हुए कहा। अनाहिता की शक्ल देखते ही ब्रज किशोर जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मना किया था एक लड़की को इतना पढ़ाने के लिए,
और पढ़ाओ छोरियों को विदेश भेजकर। अपनी पीढ़ियों की साख मिट्टी में मिलाते शर्म नहीं आई तुझे? अब तक दर्शन काका नीलम जी को भी बुला लाए थे। शोभा जी ने आदतन नीलम जी को कोसना शुरू कर दिया। देख ले अपनी लड़की के लक्षण। जिस कलाई पर आज तक राखी बांधती आई थी, उस कलाई पर पहनाने को हथकड़ी लाई है तेरी ये लड़की। आज इसकी जगह मेरी लड़की होती तो जिंदा गाड़ देती। फ्रेंड्स, क्या आकाश मेहंदी रत्ता अरेस्ट होगा? तारा की पूरी पोल खुलेगी सबके सामने? इन सभी क्वेश्चनों के आपको जवाब मिलेंगे। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अच्छा ताई जी, घर पर पुलिस लाने और भाई को हथकड़ी लगवाने की इतनी बड़ी सज़ा है आपकी अदालत में, तो फिर किसी का मर्डर करने की भी कोई सज़ा मुकर्रर की है आपने या नहीं? अनाहिता अपने हाथ बांध कर बोली। मर्डर? एक साथ कई लोग बोले। जी ताऊ जी, आकाश भैया और तारा ने मिलकर मेरे पापा का मर्डर किया है। अब आप बताइए, इस खानदान का नाम किसने खराब किया है, मैंने या भैया ने? अनाहिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीलम जी को लगा वो गिर पड़ेंगी। इससे पहले कि वो चक्कर खाकर ज़मीन चूमती, परम ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। क्या बकवास करती है लड़की? नंद किशोर कोरोना की वजह से मरा। नंद को मैंने खुद कोरोना में तबीयत बिगड़ने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मैं खुद उसके डॉक्टर से रोज़ बात करता था। उसके डॉक्टर, क्या नाम था उस भले डॉक्टर का? ब्रजकिशोर जी दिमाग पर जोर डालकर बोले। परम ने फ़ोन में फ़ोटो दिखाया। डॉक्टर अनुपम, इन्हीं की बात कर रहे हो ना आप? डॉक्टर अनुपम जेल में सिर पकड़कर बैठे दिख रहे थे। वो अपना अपराध कबूल कर चुके थे। पुलिस स्टेशन में परम ने उसका फ़ोटो लिया था। झूठ है ये सब लड़की। मैंने तुझे जायदाद और बिजनेस से बेदखल क्या कर दिया? तूने मेरे बच्चे पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। मेरा आकाश मेरा गुरूर है। ताऊ जी अभी भी सच स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अनाहिता के इशारे पर वकील साहब ने सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, आकाश और तारा के दोषी होने के साक्ष्य और दादाजी की वसीयत ताऊ जी को दिखा दी। ताऊ जी, पहली बात तो मुझे बेदखल करने का हक आपके पास है ही नहीं। दादाजी अपनी वसीयत में सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट गए थे, एक आपका, दूसरा मेरे पापा का। और अपने पापा की वारिस होने के नाते मेरा पूरा हक है उनके हिस्से पर। मगर मुझे लालच नहीं था। अगर आप मांगते तो पापा खुशी खुशी सब कुछ आपको यूं ही सौंप देते। इस मोह माया के लिए उनकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी? ब्रजकिशोर जी कागज़ देखते देखते वहीं सोफे पर गिर पड़े। हमेशा से उनके मन में मैल नहीं था अनाहिता और नंदकिशोर के लिए। बस कुछ पुरानी सोच रखने की वजह से लड़की को इतना पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे वो। और जब अनाहिता उनकी मर्जी के खिलाफ पढ़ने के लिए विदेश चली गई तो आकाश ने उनकी नाराज़गी को अपना हथियार बनाकर उन्हें अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आज वो समझ पा रहे थे कि उनकी एक नासमझी ने उनके बेटे को कातिल बना दिया। जिस नाराज़गी के बीच वो अपने दिल में दबाकर बैठे थे, उसको चापलूसी का पानी लगाकर आकाश ने बड़ा पेड़ बना लिया और उसी की साख पर बैठकर इतना बड़ा पाप कर डाला। मुझे माफ़ कर दे नंदकिशोर। मेरी एक नासमझी तेरी ज़िंदगी पर इतनी भारी पड़ जाएगी मैंने सोचा भी ना था। आज मेरी नफ़रत और गुस्सा पूरे घर की सुख शांति उड़ा ले गई। ना मैं अनायता के इतना खिलाफ होता और ना ही मेरे बच्चे इतने कुकृत्य करने की हिम्मत करते। तू सही था नंदकिशोर। बेहतर शिक्षा ही बच्चों को अच्छा इंसान बनाती है। तूने हमेशा मेरे आकाश को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर भेजने की जिद की। क्या पता अच्छी पढ़ाई से ये बेहतर इंसान बन पाता। पढ़ाई की कीमत और लड़कियों की तरक्की दोनों आज मैं जान गया मेरे भाई। आज मैं तेरे विचारों के आगे हार ही गया। ब्रजकिशोर जी ने आकाश और तारा को पुलिस के साथ जाने का आदेश दे दिया। नहीं पापा, तारा तारा कैसे जा सकती है? वो प्रेग्नेंट है ना? नैन जैसे सोते से जागा। नैन, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। अनाहिता ने एक रिपोर्ट नैन के आगे भी रख दी, जिसमें साफ लिखा था कि तारा कभी माँ नहीं बन सकती है। पेपर्स देखकर नैन तो जड़वत रह गया। तारा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतना सब किया था अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जेल जाने के लिए नहीं। कुछ तो करना होगा मुझे, जिससे मैं आज बच जाऊं। ओह, वो चाकू! एकाएक उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे चाकू पर पड़ गई। उसने झट से चाकू उठाया और पूरी ताकत से नैन के पेट में घुसा दिया। सब्जी काटने वाला चाकू क्या ही कर पाता, लेकिन उसने मारा इतनी ताकत से कि खाल फाड़कर पेट में धंस जरूर गया। नैन! सारे लोग नैन की तरफ भागे। महिला पुलिसकर्मी ने तारा को फौरन दबोच लिया और आकाश तो ब्रजकिशोर जी के कहते ही सरेंडर हो चुका था। नैन कराहते हुए बोला, तारा तुम मुझसे प्यार?
पुलिस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाती तारा किसी घायल नागिन की तरह पुकार रही थी। प्यार, माई फुट, छोड़ो मुझे, इसको तो मैं आज जिंदा छोड़ूंगी नहीं। कितनी मेहनत से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची थी। पहले इस नैन के बच्चे को प्यार के नाटक में फंसाया, उसके बाद जब ये जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं था तो जानबूझकर इसके घर वालों के सामने अपनी लव स्टोरी का भांडा फोड़ा। मुझे लगा था कि इससे शादी होते ही मैं इस मेहदी रत्ता परिवार की सारी प्रॉपर्टी हासिल कर लूँगी, पर नहीं। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि इस अनाहिता का बाप वो हर चीज़ पर कब्जा जमाए बैठा था। कहने को बड़े ये मिस्टर ब्रज किशोर जी थे, पर हुक्म यहाँ नंद किशोर जी का चलता था। मैंने नैन को घर वालों के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, मगर मगर ये ठहरा बजर बट्टू, चाचू का परम भक्त। इसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही घर वालों से घुलने मिलने का परम ज्ञान दे डाला। सभी लोग तारा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे बंदी बना लिया था, इसलिए उससे डरने की कोई बात की ज़रूरत नहीं थी। फिर अनाहिता को विदेश भेजा गया तो पापा जी और आकाश भैया इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। बस मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और आकाश भैया के कान भरने शुरू कर दिए। उधर फैक्ट्री में आकाश भैया का किया फ्रॉड भी पकड़ा गया और वो चाचू से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे। जब नीलम चाची को कोरोना पॉजिटिव आया तब मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान आ गया। मैंने आकाश भैया को भी अपने प्लान में शामिल किया और चाचा की नकली रिपोर्ट तैयार करवा ली। दवाओं के नाम पर हम उन्हें स्लो पॉइजन देने लगे। एक दिन चाचा को हमारी नीयत पर शक हो गया, तभी हमने अनुपम की मदद से पहले उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर जल्द ही उनका काम तमाम कर दिया। किसी को ना तो शक हुआ और ना ही कोई मुद्दा बना। हमारा प्लान यही था कि अनाहिता के वापस आते ही इसकी शादी करा देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी और काम को 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। पर इस अनाहिता ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तारा गुस्से से आग उगल रही थी। नीलम जी लगातार रोए जा रही थी, परम उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। शोभा जी और बृजकिशोर जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। मल्होत्रा जी और आर के अंकल पुलिस वालों के साथ आगे की कार्रवाई कराने चले गए। तारा का बयान वहीं रिकॉर्ड कर लिया गया था। नैन के घाव पर नव्या ने कॉटन रखकर अपना दुपट्टा बांध दिया था। हालांकि घाव गहरा नहीं था, फिर भी अनाहिता की जिद पर परम और अनाहिता उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। नैन की पट्टी डॉक्टर ने अच्छे से करके उसे एक टिटनेस का इंजेक्शन भी दिया और घाव जल्दी सुखाने के लिए ज़रूरी दवाएं लिखकर दी थी। बाहर पार्किंग में परम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अनाहिता आगे बैठने ही जा रही थी कि नैन उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दे अनु, मेरी एक गलती की वजह से आज चाचू हमारे साथ नहीं है। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अनु, मैं तेरा और चाची का गुनहगार हूँ। तूने मुझे तारा से दूर रहने की 1000 नसीहतें दी, पर मैं अंधा हो गया था उसके प्यार में। मैं नहीं समझ पाया कि उसके मंसूबे इतने ख़राब हैं। अनु, तू मुझे माफ़ तो कर देगी ना? चाची मुझे माफ़ तो करेंगी ना? एक बार तुम दोनों मुझे माफ़ी दे दो, फिर चाचू से माफ़ी मांगने। नैन कहते कहते बेहोश हो गया। जब तक परम गाड़ी से उतरकर नैन को उठाने आया, वो एक तरफ ढह गया था। अनाहिता और परम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि नैन पिछले 1 साल से डिप्रेशन से जूझ रहा है और 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है। ये खबर भी किसी सदमे से कम नहीं थी अनाहिता के लिए। डॉक्टर ने बताया कि अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी के बाद से उसका व्यवहार बदला था और वो बच्चे को लेकर काफ़ी खुश भी था। डॉक्टर ने दवाओं के साथ उसकी काउंसलिंग कराने की राय दी और शहर की नामी डॉक्टर का नाम पर्चे पर लिख दिया। अरे, ये तो अपनी नव्या है। परम नाम पढ़ते ही खुश होकर बोला, नव्या साइकोलॉजी काउंसलर है? अनाहिता तो उसे कॉलेज स्टूडेंट समझ रही थी। हाँ एंजल, मतलब अनाहिता, नव्या बहुत फेमस काउंसलर है। वो कबीर और मैरी तीनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े हैं। कबीर हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया तो पहले दिन से मेरा जिगरी यार बन गया। नव्या और मैरी को वो बहन मानता है और बहुत प्यार करता है। परम ने नैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हुए बताया। घर वापस आए तो शोभा जी और नीलम जी उन लोगों का इंतज़ार करते हुए मिली। परम ने वहाँ भी नैन को उसके कमरे तक पहुँचाया और पलंग पर लिटाकर चादर उड़ा दी। एंजल, मतलब अनाहिता, तुम मुझे एंजल ही बोल लो परम, हर बार दोनों नाम लेने से कन्फ्यूज़न होता है। अनाहिता ने एकदम बोल दिया तो परम के गाल गुलाबी से हो गए। ओके एंजल, नैन को अकेले रखना सही नहीं है, तुम इसके पास ही रुको। नीचे आंटी को सारी परिस्थिति बताकर मैं नव्या को बुला लाता हूँ। परम ने नीचे जाकर शोभा जी और नीलम जी को नैन की तबीयत के बारे में बताया और खुद जाकर नव्या को बुला लाया। नव्या ने सारी पुरानी फाइल और पेपर्स चेक किए, अभी की बताई दवाएं भी समझ लीं और फिर अनाहिता को समझाने लगी। नैन को अकेले नहीं रखना है, अभी तो डॉक्टर की दी दवा का असर है तो ये बेहोश है, पर होश में आने पर ये कोई गलत कदम भी उठा सकता है। एक बार इसे होश आ जाए फिर मैं अपने क्लिनिक पर ही इसकी काउंसलिंग शुरू करूँगी।
नीलम जी ने रात में नैन के पास रुकने का निश्चय किया। समीर और तुहिना भी बार बार आकर चेक करते रहे। अनाहिता की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन इतना कुछ घटित हुआ था कि कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिला था। अब वो बैठकर दिन भर की घटनाओं को जोड़ रही थी और पापा को याद करके रो रही थी। अगली सुबह अनाहिता काम पर जाने को तैयार हुई थी कि ताऊजी ने उसे बुलावा भेज दिया नीचे आने का। लाडो। अनाहिता की आंखें एक बार फिर भीग गईं। ताऊजी ने सालों बाद लाडो बोला था। मेरी दकियानुसी सोच की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है लाडो। अगर मैं नंद किशोर का विजन समझ पाता और नीलम के हुनर की या तेरे काबिलियत की कदर करता तो आज मेरा परिवार आज भी एकजुट और खुशहाल होता। जब मेरे एक के बाद एक करके 3 बेटे हो गए तो समाज ने तेरी ताई और मेरे दिमाग में यही भावना भर दी कि अब तो मेहंदी रत्ता परिवार का दारोमदार मेरे ही कंधों पर है। समाज को भी क्या दोष दूँ? दिल के किसी कोने में मेरा अहम भी इन्हीं बातों पर मूंछों पर ताप देता था। तेरे जन्म के बाद शोभाजी और मैंने नंद किशोर पर एक और बच्चा करने का बहुत जोर बनाया, पर वो तो तुझे ही अपनी विरासत, अपनी धरोहर सौंपना चाहता था। ये बात हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3-3 लड़कों के होते हुए एक लड़की घर की विरासत संभाले, व्यापार आगे बढ़ाए, ऐसे हमारे संस्कार नहीं थे बेटा। इसी वजह से मेरे मन में नंद किशोर के लिए नाराज़गी और तेरे लिए गुस्सा बढ़ता गया। आज सोचता हूँ कि मेरे द्वारा बोए गए इस नफ़रत और घटिया सोच के बीज ने मेरे पूरे परिवार की खुशियाँ और रौनक को निगल लिया। नंद किशोर हमारे बीच नहीं है अब, उससे माफ़ी मांगने तो ऊपर ही जाना होगा। पर उससे पहले मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। लाडो, तुम और नीलम आज से ही मेहंदी रत्ता कंपनी के बोर्ड मेंबर में शामिल हो। तुम दोनों आज से ऑफिस आओ और आकर नंद किशोर की तरह व्यापार की बागडोर संभालो। ये मेरे नंद किशोर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी की आंखों में आंसू थे। तुहिना ने आगे बढ़कर अनाहिता को संभाला और धरान और नीलम जी एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे थे। अनाहिता पूरे परिदृश्य में अपने आत्मबल को खोजती रही। 5 मिनट को तो वहाँ सन्नाटा पसर गया। ताऊ जी, आप मुझे गलत मत समझना, पर अब मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पापा खुद एक नई कंपनी की नींव रख चुके थे, नीलम क्रिएशंस। मैं और मम्मी तो अब उसी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और पापा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपना आसमां खुद बनाएंगे। बृजकिशोर जी का सिर नीचे झुक गया। वो तो अब अनाहिता को रोकने का अधिकार भी खो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। बेटा, मैं तुम्हें आदेश देने का अधिकार खो चुका हूँ, पर एक विनती करना चाहूँगा। आकाश जेल में है और नैन की मानसिक स्थिति तो तुम समझ ही रही हो। क्या तुम नैन के सही होने तक सारा कारोबार संभालने में मेरी मदद करोगी? उन्हें उम्मीद थी कि परिस्थितियों को समझकर शायद अनाहिता अपने पारिवारिक काम की जिम्मेदारी ले ही लेगी। नहीं ताऊ जी, अब ये टेम्परेरी इंतज़ाम करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको पुख्ता इंतज़ाम ही करने होंगे। मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आप धरा भाभी और तुहिना को अपने व्यापार में शामिल कीजिए। अनाहिता दोनों भाभियों को देखकर मुस्कुराती हुई बोली। हमारी बहुएं? ताई जी और ताऊ जी दोनों एक साथ बोले। जी ताऊ जी, अब समय आ गया है कि भाभियों की पढ़ाई और हुनर का भी सही इस्तेमाल हो। और फिर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं ना, तो समझ लीजिए कि यही आपका प्रायश्चित है और पापा को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि भी। अनायता ने कहा तो ताऊ जी ने उसे गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी मूक सहमति दे दी। 2 महीने हो गए थे आकाश को जेल गए। जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा था। ब्रजकिशोर जी ने धरा और तुहिना को भी ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया था। समीर और तुहिना टेक्निकल पार्ट संभालते थे, जबकि धरा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखती थी। गृहस्थी संभालने के हुनर को वो यहाँ बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। ब्रजकिशोर जी अपने अनुभवों और सुपरविजन में आगे सप्लाई और अन्य जिम्मेदारियाँ देख रहे थे। नीलम क्रिएशंस भी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। नीलम जी की डिजाइनिंग की समझ और मल्होत्रा अंकल के अनुभवों के साथ अनाहिता और परम के नए विचार मिलकर धूम मचा रहे थे। इस समय अनाहिता और परम एक नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट मिलना उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था, पर परम कुछ सुस्त था। उसका ध्यान आज काम में लग ही नहीं रहा था। मीटिंग के बीच में होकर भी वो जैसे कहीं खोया हुआ था। परम, परम, परम। अनाहिता की तेज़ आवाज़ से वो जैसे सोते से जागा। हाँ, कुछ कह रही थी तुम एंजल? पूरी टीम के सामने भी परम अनाहिता को एंजल ही बुलाता था। परम, कहाँ खोए हो तुम? यतीश और आर के अंकल तुमसे बार बार कुछ पूछ रहे हैं, पर तुम शायद यहाँ सो रहे हो। अनाहिता को काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं थी। सॉरी, परम ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा और मुंह घुमाकर बैठ गया। अनाहिता उसका मूड इतना ऑफ देखकर हैरान थी।
हमेशा चहकता हुआ और जोश जुनून से भरा परम आज कुछ ज़्यादा ही बुझा हुआ था। अनाहिता ने मीटिंग डिसमिस की और सबके बाहर जाने के बाद परम की चेयर अपनी ओर घुमा ली। गालों पर लुढ़कते गुपचुप आंसू देखकर अनाहिता का दिल कराहने लगा। परम, अनाहिता ने जैसे छोटे से बच्चे को प्यार से बुलाया। हाँ एंजल। परम उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अनाहिता को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, पर फिर भी बिना कुछ बोले वो परम के बालों में उंगलियां फैलाती रही और उसे प्यार से चुप कराने लगी। ओके बाबा, अब तो बताओ बात क्या है। अब तुम मुझे डरा रहे हो परम। हुआ क्या है? क्या अंकल ने कुछ कहा है? तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या परम? कुछ तो बोलो परम। अनाहिता की कोशिशें उसका रोना बढ़ाती जा रही थीं। परम ने रोते रोते अनाहिता की कमर में शिकंजा कस लिया था। उसका चेहरा अनाहिता के पेट में घुस गया था। परम की सांसें अनाहिता की स्किन से टकरा रही थीं, जिससे उसे गुदगुदी महसूस होने लगी। परम की नज़दीकी का एहसास होते ही अनाहिता के गाल एकदम लाल पड़ गए। उसके हाथ अपने आप रुक गए और वो बिना बात के ही अपने बाल पीछे करने लगी। एंजल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की अपने म्यूज़िक को खुद से दूर रखने की, पर मैं फ़ेल हो रहा हूँ एंजल। मुझे लगता है कि मेरी धड़कनें मुझसे दूर हो गई हैं। मेरा संगीत मेरी दिल की धड़कन है, मेरी सांसों की रिदम है। अगर मैंने अपने आप को म्यूज़िक से दूर किया तो मैं सबसे दूर चला जाऊँगा एंजल। प्लीज़ एंजल, मुझे बचा लो। मैं कहीं जा रहा हूँ एंजल, तुम सबसे दूर, एक अंधेरे कुएं में। परम बड़बड़ाते हुए वहीं सो गया। अनाहिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस हालत में वो किससे मदद मांगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और कबीर एकदम घुसते ही वापस जाने लगा। ओह, आई एम सॉरी लवर्स। कबीर, अनाहिता ने उसे आवाज़ लगाकर वापस बुलाया और उसकी मदद से परम को उठाकर साइड में रखे सोफे पर लिटाया। कबीर कुछ शर्माता हुआ बोला, मुझे लगा था तुम लोग रोमांस कर रहे हो, इसलिए वापस लौट रहा था। सेट अप कबीर, और मुझे बताओ कि बात क्या है। परम इतना परेशान क्यों है? अनाहिता अपने गालों पर छाई लालिमा को छुपाती हुई बोली, अबे यार, वो 15 दिन बाद हमारा एनुअल म्यूजिक कंसर्ट है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें दिन रात प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पर अब परम यहाँ ऑफिस में बिजी है। ध्रुव और मैरी तो किसी भी टाइम आने को तैयार हैं, पर परम टाइम नहीं निकाल पा रहा है। उसने अंकल से भी बात की, पर अंकल ने उसे पूरा ध्यान बिजनेस में लगाने को बोल दिया। कबीर ने डरते डरते बताया। इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो अनाहिता? वो तुम एकदम परम की तरह डांटती हो ना, इसलिए डर लगता है, कबीर ने कहा तो अनाहिता हंस गई। ओके छोटे बेबी, अब से नहीं डांटूंगी, पर तुम परम का ध्यान रखो। मैं राम अंकल से बात करके आती हूँ। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से परम रात भर सोया नहीं है। अनाहिता राम अंकल के केबिन की तरफ बढ़ गई और कबीर परम के जूते उतारकर उसकी टाई ढीली करने लगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ भी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके की अच्छी अच्छी सीरीज़ सुनने को मिलती रहे। थैंक यू।